हेलो बच्चों, एग्जाम मंथन के फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। अभी हम आज क्लास 11 का जो लॉज ऑफ मोशन है उसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने फोर्स को जाना, इनर्शिया को जाना, इनर्शिया के जो टाइप्स है उसके बारे में डिस्कस किया और उसके एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया। ठीक है, उन एग्जांपल्स को आप बुक में आसानी से पढ़ सकते हैं और आपको उनको याद भी रखना है और साथ साथ उनका रीजन भी आपको पता होना चाहिए। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है कि हाँ ये ऐसा ऐसा क्यों होता है करके दे सकते हैं, तो आपको अगर पता है तो आप आसानी से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आज हम इसका जो सेकंड पार्ट है, जो लॉज ऑफ मोशन, जो इस चैप्टर का नाम है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो लॉज ऑफ मोशन जो है वो दिया गया है न्यूटन के द्वारा। उन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपिया में उसका उल्लेख किया हुआ है। ठीक है, तो उसी के आधार पर जो भी लॉज हैं, है ना, उन्होंने पूरा फोर्स को बताया, फोर्स कैसे कैसे काम करता है, फोर्स अगर है तो वो अकेले लगता है कि नहीं, हर बार उसमें रिएक्शन रहता है एक्शन करने के बाद, तो सारी चीज़ों को उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ठीक है, हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया मोशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आपको पता है, अपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है कि न्यूटन ने अपने उसमें बुक में तीन लॉस के बारे में बताए हैं। ठीक है, पहला फर्स्ट लॉ दैट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ठीक है, तीनों के बारे में उन्होंने बताया है, 3 ही लॉ बताए हैं, उनके बारे में हमको स्टडी करना है, डिटेल स्टडी करना है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसको अगर आपने इनर्शिया वाला चैप्टर पढ़ा है या फिर इनर्शिया वाला वीडियो आपने देखा है तो जो स्टेटमेंट हमने लॉ ऑफ इनर्शिया में यूज किया था वही स्टेटमेंट उन्होंने यूज किया है। ठीक है, जो गैलीलियो गैलीली ने वो स्टेटमेंट दिया था उनके बारे में इन्होंने स्टडी किया और इन्होंने प्रूफ किया कि हाँ ठीक है कि ऐसा होता है, उन्होंने सही बताया था। ठीक है, तब जाके फिर उन्होंने अपने नाम के हिसाब से उनको वो दिया, तो इनके ही नाम पे उसको रजिस्टर किया गया, तो इसलिए बोला जाता है लॉ ऑफ मोशन गिवन बाय न्यूटन। ठीक है, किन्होंने दिया था? बाय न्यूटन। न्यूटन। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। तो यही होता है, इफ एनी ऑब्जेक्ट is in rest, it remain in rest, or if it is in motion, यूनिफॉर्म मोशन बात करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, it remains in motion until an external force not applied on it। ठीक है, जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, कोई ऑब्जेक्ट जो है अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। कैसे? ये देखिए, मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ एक ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रेवल कर रहा है ऐसे। ठीक है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर वो ट्रेवल कर रहा हो। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ जाते जाते और आगे जब तक बढ़ेगा जब तक उसमें कोई ब्रेक ना लगे या रुके नहीं। ठीक है, तो जब हमने इसमें एक्सटर्नल कॉस लगाया ही नहीं, मतलब F की वैल्यू क्या कर दी हमने, 0 कर दी, फोर्स लग ही नहीं रहा है। ठीक है, फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो वहां पर
वेलोसिटी चेंज होगा क्या उसका, जिस वेलोसिटी से जा रहा है उसी वेलोसिटी से जाएगा ना, ठीक है। तो अगर उसमें फोर्स ही नहीं लगा है तो वेलोसिटी चेंज होगा क्या, नहीं। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। वैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है ऐसे रखा हुआ है ना, इसमें हम कोई बाहर से फोर्स ही नहीं लगाए, है ना, तो उस टाइम भी इसमें मोशन होगा क्या, नहीं। ये तो जीरो में था, जीरो में ही रहेगा, तो इसका एक्सेलरेशन उस टाइम भी क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब ये है कि दोनों केस में आपका एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो रहा है, जीरो, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो यही बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझना है। एक्सेलरेशन का मतलब ये है, एक्सेलरेशन कब आएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो वेरिएबल मोशन करेगा तब, है ना। पर वेरिएबल मोशन तो यहां पर हो ही नहीं रहा है, यहां पर आपका फोर्स जो है वो जीरो है, इसके कारण से मोशन जो है अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। और अगर क्या बोलते हैं कि वो अगर ऑब्जेक्ट जो है अगर रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो वो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या रहेगा, जीरो। तो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसको बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इस जो लॉ है वही जो है इनर्शिया को डिफाइन करता है, ठीक है। हमने आपको बताया था कि इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास ऑफ द बॉडी के। जो भी मास होगा, जितना भी मास होगा उसी के आधार पर उसका इनर्शिया होगा। किसी बॉडी का मास जितना ज्यादा है उतना ही ज्यादा उसका मोशन, मतलब क्या होगा, इनर्शिया होगा, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही आसान है पर आपको समझना है, ठीक है। आइए बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। पर उससे पहले हमको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है भाई। हम मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। कोई एक ऑब्जेक्ट जो है आपको मोशन में दिख रहा है, कैसे, आपने क्या किया, एक फैन को ही चला रहे हैं, जैसे फैन जो है वो चल रहा है तो जाहिर सी बात है वो घूम रहा है, मतलब उसमें मोमेंटम है ना। तो आपको उसको क्या करना है, बाहर से फोर्स नहीं लगाना है, ठीक है। अगर आपने उसके बाहर फोर्स लगाया, जैसे हमने क्या किया, लकड़ी लेके ऐसे कर दिए तो वो रुक जाएगा, है ना। तो जब आप उसने फोर्स लगाओगे तभी उसका डायरेक्शन जो है वो या शेप और साइज जो है वो चेंज होगा, बिना उसके नहीं होता, ठीक है। तो उसका एक्सेलरेशन कैसे रहेगा, जीरो, ठीक है। हमने ये चीज पढ़ा हुआ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो उसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकता, है ना, ठीक है। ऐसे कब, लेकिन वो जब प्लेन में होता, ठीक है। तो ये हो गया। इसके पहले एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड मोमेंटम, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। अब आप सोचिए, जैसे कोई ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। एक ट्रक को मान लेते हैं, एक ट्रक जो है वो क्या है, मोशन में है, ठीक है। अब जब वो चलते चलते आया, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं किसी चीज से, एक दीवार से स्ट्राइक किया, ठीक है, एक दीवार से जाके टकरा गया, तो दीवार से जाके टकराया तो हमने देखा कि दीवार पूरा ढह गया, क्योंकि ट्रक जो है वो हैवी था। उतने ही स्पीड से, 20 के स्पीड से आ रहा था, चलो ठीक है, 20 की 30 की स्पीड से एक बाइक आया, ठीक है, वो जाके दीवार से टकराया तो हमने देखा कि बाइक वाला जो है वो क्या बोलते हैं, जाके टकराया और खुद ही गिर गया, उसने उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं दे पाया दीवार के ऊपर। तो आप बोलेंगे सर ट्रक तो इतना बड़ा था, है ना, उसके कारण से वो क्या हो गया, दीवार को तोड़ दिया। बाइक जो है छोटा सा, वो कैसे तोड़ पाएगा, ठीक है। पर आप खुद सोच के देखिए, यहां पर जो ट्रक था और बाइक था, दोनों का स्पीड कितना था, सेम था, एक ही वेलोसिटी से जा रहे थे। पर जो आपका ट्रक है वो साइज में भी बड़ा था और उसका मास भी क्या था, बहुत ज्यादा था। उसके कारण से उसके अंदर जो मोशन था वो बहुत ज्यादा था एज कंपेयर टू बाइक। इस कारण से वो दीवार को क्या कर गया, डैमेज कर गया। पर बाइक में उतना ज्यादा मोशन नहीं था, इस कारण से उसको डैमेज नहीं कर पाया। हम बोलते हैं कि उसका मास भी कम था, जाहिर सी बात है। इसको आप एक वो फनी वे में ले सकते हैं। अगर कोई दो जने बंदे हैं,
ठीक है। एक जो है थोड़ा सा तगड़ा है ना, हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त, और एक जो है बहुत पतला दुबला है, ठीक है। अब आप जब वो दोनों दौड़ेंगे, आपके पास सेम स्पीड से दौड़ते हो क्या है, ठीक है। जो पतले वाले है उसको तो आप ऐसे हाथ पकड़ के खींच के रोक लोगे, उसको आप रोक पाओगे नहीं, आप उसके साथ खिंचा जाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ही क्या है, उसका वेट ज्यादा है, उसका पोजीशन मतलब उसका मास ज्यादा है, ठीक है। और साथ ही साथ जब उसमें वो दौड़ने लगा तो मोशन में आ गया, तो उस मोशन के कारण उसके अंदर क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी, तो उसके कारण से आप उसको खींचते रहोगे ना, आप खुद खींचा जाओगे, ठीक है। तो यहां पर वो चीज आता है मोमेंटम। मोमेंटम की बात करते हैं हम यहां पर, ठीक है। तो आपको याद रखना है मोमेंटम होता क्या है, तो याद रखें द क्वांटिटी ऑफ मोशन contained in a body is called the quantity of motion contained in a body is called momentum. The quantity of motion contained in a body is called momentum. ठीक है ना। जितना मोशन उस बॉडी में है उसी को हम क्या बोलेंगे, मोमेंटम। अब मोमेंटम मोशन को हम किसके थ्रू मेजर करते हैं, किसके थ्रू डिफाइन करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां पर हम यूज करेंगे वेलोसिटी, ठीक है। तो जो आपका मोमेंटम होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल p इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। कोई भी बॉडी है, आप खुद समझ के देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो मोशन है ना, कम है या ज्यादा है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। खुद सोच के देखिए, आपके दिमाग में आएगा सर वो बाइक वाला एग्जांपल दिए थे तो उसमें बाइक जो था वो हल्का था, ट्रक जो है हैवी था, तो यहाँ पे मास कॉन्सेप्ट में आया, ठीक है, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी जो था वो सेम था। अब अगर हम मान लेते हैं कि बाइक जो है वो 100 की स्पीड में आ रहा था, ठीक है, और आपका जो ट्रक है वो 30 की स्पीड से आ रहा था, वो 100 की स्पीड से भी आ जाएगा तब भी उस दीवार को नहीं गिरा पाएगा, क्योंकि उसके मास के कारण वो उतना मोमेंटम जनरेट ही नहीं कर पा रहा है, उतना मोशन वो जनरेट ही नहीं कर पा रहा है कि उसको तोड़ जाए। पर ट्रक अगर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी दीवार से टकराएगा तो दीवार टूट जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको समझना है कि मास और वेलोसिटी दोनों मैटर करते हैं, ठीक है। तो हमको ये तो समझ में आ गया कि जब मोमेंटम की बात होगी तो मास और वेलोसिटी आएगा, तो यही होता है मोमेंटम इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसके आधार पर इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए SI यूनिट दैट इज इक्वल्स टू, मास के लिए हम क्या यूज करेंगे kg, और वेलोसिटी के लिए क्या यूज करेंगे मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी आपको समझ में याद आना चाहिए, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला ऐसे, ये क्या होगा, देखिए MLT-1, ठीक है, MLT-1, ठीक है। तो आपको डायमेंशन फॉर्मूला जो है बनाने आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला हमने उसका भी वीडियो बनाया हुआ है आपको लिए, ठीक है। तो ये ऐसा डायमेंशन फॉर्मूला हमें ऐसे, तो हमको चीजों को याद रखना है, मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम में वेलोसिटी इंक्लूडेड है कि नहीं, इसलिए ये क्या होगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम जो है वो कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये है कि इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया मोमेंटम की बात। अब हमने मोमेंटम क्यों पढ़ा वो हम देखेंगे सेकंड वाले में, क्योंकि सेकंड वाला जो आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, सॉरी सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, उसमें मोमेंटम को रिलेट किया गया है फोर्स से, ठीक है। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, अब हम बात करेंगे
सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सेकंड लॉ, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसका स्टेटमेंट जो है आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है ना, उसी के बारे में बात करेंगे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो स्टेटमेंट है, ओ भाई साहब, ओ लगा माइक को। तो बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या बोलता है, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज in linear momentum is directly proportional to the rate of change in linear momentum is directly proportional to the applied unbalanced force, ठीक है। इतना सही है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी चीजें हैं, ठीक है। देखिए, द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यहां पर हम लीनियर मोमेंटम को हम लीनियर मोमेंटम ही बोलेंगे जब तक हम एंगुलर मोमेंटम नहीं पढ़ लेते तब तक, ठीक है। आप याद रखेंगे अच्छे से, जहां पर भी मोमेंटम लिखा रहेगा वहां पर कंफ्यूजन होता है कि ये लीनियर मोमेंटम है कि एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो आपको लीनियर की जगह लीनियर ही लिखना है और एंगुलर की जगह एंगुलर, ताकि आपको डिफरेंशिएशन जो है वो प्रॉपर रहे, ठीक है। तो यहां पर हमने लिखा है द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो है वो चेंज हो रहा हो, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। मोमेंटम चेंज कैसे होगा, कैसे होगा मोमेंटम चेंज, जैसे आपका कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में जा रहा है तो पक्का उसका कुछ ना कुछ मास होगा और कुछ ना कुछ क्या होगा, वेलोसिटी से जा रहा है। पर जैसे ही क्या होता है, स्पीड ब्रेकर देखा उसने, अपना वेलोसिटी को क्या कर दिया, कम कर दिया, वेलोसिटी कम हो गया, है कि नहीं। वेलोसिटी कम होगा तो क्या हो जाएगा उसका, भाई वेलोसिटी कम हुआ तो वेलोसिटी चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो वेलोसिटी चेंज होने से क्या हो रहा है, अगर हम फॉर्मूला को देखें, P इज इक्वल्स टू mv, P इज इक्वल्स टू mv। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब मोमेंटम भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो जब वेलोसिटी जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, है ना। तो हम यहां पर मोमेंटम के थ्रू एक्सेलरेशन को जानेंगे कैसे, ठीक है। तो द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। ये लाइन जो है यहां पर अनबैलेंस्ड फोर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर वो आपने उसमें दोनों तरफ से एक जैसा फोर्स लगा दिया, बैलेंस फोर्स, है ना, आपने उसमें क्या किया, एक जैसे फोर्स लगा दिया, तो भाई जब इधर से फोर्स लगाओगे तो इधर मूव होना चाहेगा, इधर से भी आप फोर्स लगाओ दो तो वहीं पे रुक जाएगा। अगर आपने वहां पे बैलेंस फोर्स की बात करते तो वो वहीं पे रुक जाता, है ना, उसमें मोशन होता ही नहीं, और मोशन नहीं होगा तो फिर मोमेंटम कहां से आएगा, है कि नहीं। तो यहां पर मोमेंटम चाहिए, तो मोमेंटम के लिए आपको अनबैलेंस फोर्स चाहिए। आप खुद सोच के देखिए, मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने इधर से पुश किया तो ये इधर चला गया, है ना, पर मैं दोनों साइड से अगर फोर्स लगा रहा हूं तो ये क्या हो गया, स्क्वीज हो जाएगा, पर अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, रेस्ट में आ गया। मैंने इधर से ही फोर्स लगाया है, लेफ्ट से और राइट से भी, ठीक है। तो वहां पर अनबैलेंस फोर्स आपको याद रखना है। बैलेंस फोर्स होगा तो ऑब्जेक्ट मोशन ही नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट मोशन नहीं करेगा तो आपका मोमेंटम नहीं आएगा, और मोमेंटम नहीं आएगा तो ये पूरा जो आपका लॉ ऑफ मोशन है वो जीरो हो जाएगा, उसके वैल्यू, ठीक है। तो देखिए
अगर हम इसके स्टेटमेंट के हिसाब से जाएं तो F अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम dp अपॉन dt, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो ये ऐसे होता है, इसी के बारे में हमको बात करना है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे एक ले लेते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के dp अपॉन dt, ठीक है। k के वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, F इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt। ये एक रिलेशन है, इसको अच्छे से याद रखेंगे आप, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दिया जाए, कैसे आया देखते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आप देखिए, देखते रहिए, ठीक है। अब हमको पता है, ठीक है, कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। P इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, तो F इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, d बाय dt, ये क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, है ना। अब इसको हमको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो F इज इक्वल्स टू, देखिए जब हम मास को कांस्टेंट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dv बाय dt, प्लस जब हम वेलोसिटी को कांस्टेंट रखें तो ये कितना हो जाएगा, dm अपॉन dt। तो ये भी एक रिलेशन बनता है आपका सेकंड इक्वेशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है। आप बोलोगे कि सर मास जो है वो वेरिएबल कैसे हो सकता है, कुछ कुछ जगह पे मास जो है वो वेरी करता है, ठीक है, तो वो चीज़ भी हम देखेंगे। पर आपने इसको, जैसे मास वेरी कहाँ पे करता है, आप चीज़ों को समझते जाए। आप जैसे रॉकेट की बात करते हैं, रॉकेट में क्या करते हैं, जो फ्यूल रहता है ना, उसको भी हम उसी के साथ भर के भेजते हैं। जैसे जैसे फ्यूल खाली होते जाता है, तो जैसे फ्यूल बर्न होना स्टार्ट हुआ, फ्यूल जो है वो खत्म हो गया, तो उसका जो कंटेनर है वो तो पहले भरा हुआ था, है ना, अब वो खाली हो गया है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ठीक है ना। तो वहां पर क्या हुआ, उसका मास जो है कम हो रहा है ना, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, मास जो है वो वेरी करने लग जाता है। और अभी जो क्वांटम फिजिक्स में आप पढ़ोगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई पार्टिकल जो है स्पीड ऑफ लाइट से क्या होने लगता है, मोशन करने लगता है, तो उसका मास जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो मास भी वेरी करता है ना। ये एंशिएंट फिजिक्स की बात थी, इसलिए उन्होंने यहाँ पे dm वाला dm बाई dt को वैल्यू को 0 ले लिया था, तो यहाँ पे मिले। तो जब हम उसमें देखें तो पुराना वाले जो फॉर्मूले के हिसाब से F इज इक्वल्स टू m dv बाय dt बस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर dm बाई dt को कांस्टेंट माना जाता है, तो ये वाला पोर्शन जो है वो 0, तो क्या मिल जाएगा, F इज इक्वल्स टू मास, और dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो इस फॉर्मूले से हमको क्या मिलता है, ये मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब आपको फोर्स जो है पहले पता था कि फोर्स इज अ एक्सटर्नल कॉज विच चेंजेस द शेप, साइज, डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आपके पास फोर्स का फॉर्मूला भी है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जिस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, बहुत ध्यान समझेंगे, जिस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है उसका एक्सेलरेशन 0 है, तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, या तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा, है ना, तभी उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है फोर्स के लिए फॉर्मूला प्रोवाइड कराता है, ठीक है। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, ठीक है। तो आपको याद रखना है फोर्स भी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ऐसे बस। तो दिस इज अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ये छोटा सा डेरिवेशन आता है इसके लिए,
ठीक है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये सब ऐसे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो वो तब तक देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इम्पल्स का एग्जांपल्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि आपको ये सब चीज़ें जो है आपके आसपास की चीज़ें हैं जिसमें हम इम्पल्स का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। जैसे अ क्रिकेट बॉल प्लेयर लोअर हिज हैंड व्हाइल कैचिंग द बॉल, है ना। जब आप लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं तो क्या करते हैं, बॉल को कैच करने के लिए आप अपने हाथ को ऐसे पीछे खींचते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी आपका इंपल्स जो है वही काम करता है। कैसे, देखिए, जब आपने क्या किया, अगर आपने यहीं पे हाथ को रखा हुआ है और यहीं पर आपने उसको कैच करना चाहा, तो मान लेते हैं कि यहां पर वो t सेकंड में आया। ठीक है, t सेकंड में आप उसको कैच कर लोगे, पर आपने अगर उसको क्या किए, ऐसे अपने हाथ को पीछे किए, तो वहां पे देखो टाइम पीरियड जो है वो t से थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। और जब टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो हमारा जो फॉर्मूला है आपका J इज इक्वल्स टू F इंटू डेल्टा T। ठीक है, तो जब आपका टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो ये फोर्स जो होगा वो कम हो जाएगा ना। ठीक है, जितना फोर्स पहले लगने वाला था उससे उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फोर्स का वैल्यू कम होगा मतलब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो है वो भी कम होगा। तो जब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम अगर कम होगा तो आपका जो इम्पल्स है, ठीक है, उसके वैल्यू जो है वो इंक्रीज होने के कारण आपको क्या होगा, जो फोर्स आप लगाओगे ऐसे, ठीक है, उसका वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जितना फोर्स आपके हाथ में पहले लगने वाला था, जब आपने उसको पीछे खींच लिया तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए आपको आपका हाथ में चोट नहीं लगता है, आसानी से आप क्या करते हो, कैच कर लेते हैं। ठीक है ना, आपने किया भी होगा ऐसे। ठीक है, तो इसका भी रीजन है फोर्स में आता है। वैसे ही द ग्लास और अर्थन आर्टिकल ब्रेक्स, ठीक है, व्हेन फॉल ऑन अ हार्ड सरफेस, ठीक है, बट नॉट ऑन अ सॉफ्ट सरफेस। जैसे कोई चीनी मिट्टी का बर्तन है या कांच का बर्तन है, जो भी है चीजें, वो जब हार्ड सरफेस पे गिरता है, बहुत से ध्यान समझेगा, हार्ड सरफेस पे गिरता है तो टूट जाता है, पर अगर उसी को हम रेत में गिरा दें तो कुछ नहीं होता है। जैसे हमारा मोबाइल नीचे गिरेगा, फर्श में टूट जाएगा, लेकिन गद्दे में हम जब फेंकते हैं उसको तो नहीं टूटता है ना, जनरली देखिए। ठीक है, तो वो होता क्यों है ऐसा, ठीक है। तो देखिए, जब क्या होता है, जैसे एक कप लिया, उसको मैंने छोड़ा नीचे, तो जो उसका मोमेंटम था, जितना वेलोसिटी उसको मिला था, मोमेंटम बना उसके, और जैसे ही वो ग्राउंड से टकराया तो उसका मोमेंटम जो है वो सडन जीरो हो गया, है ना। सडन जीरो हुआ, इसका मतलब देयर इज ए ह्यूज चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम जो हो गया उसका चेंज हुआ, और अगर मोमेंटम चेंज होता है तो आपका फोर्स का वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, फोर्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ, इस कारण से वो टूट जाता है। पर अगर गद्दे की बात करते हैं, है ना, गद्दे में जब हम उसको फेंके तो वहां पर क्या होता है, उसका जो गद्दे के कुशन के कारण जो उसका पहले टकराना चाहिए था उतने में टकरा के थोड़ा सा लोअर होता है, उस लोअर के कारण से उसको क्या मिलता है, उसका टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज होता है। टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ, इसके कारण से क्या होगा, उसका जो टाइम पीरियड इंक्रीज होने के कारण जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए आपका ऑब्जेक्ट टूटने से बच जाता है। ठीक है, तो इस तरह के न्यूमेरिक जो आपका वो है एग्जांपल जो है आप देख सकते हैं अपने डेली लाइफ में। ऑटोमोबाइल जो आपका बाइक होता है इज प्रोवाइडेड विद स्प्रिंग सिस्टम, आपका शॉकअप दिया रहता है ना। अगर आपको शॉकअप नहीं दिया रहता तो जो भी आपको नीचे से आपको झटका लगता उसको आपको पूरा झेलना पड़ता, समथिंग लाइक दिस, है ना। पर शॉकअप के कारण से वो पूरी तरह हमारे पास नहीं आता, कुछ आता है ना। तो वो शॉकअप एक्चुअल में करता क्या है, जो शॉक को हमारे तक आने का क्या था टाइम पीरियड है उसको बढ़ा देता है। तो बढ़ाने से फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब फोर्स की वैल्यू कम होती है, इसका मतलब मोमेंटम क्या हो गया, कम चेंज हुआ। ठीक है, तो इससे हमको क्या होता है, जो हमको चोट लगना चाहिए या फिर झटका लगना चाहिए वो उसका वैल्यू जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमने लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों को डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।